वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए और जिस दोस्त को डाउट हो वो तुरंत पूछे। मैं जिस हिम्मत से जिस जोश के साथ पढ़ाना चाहता हूँ उसी चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग को भी मिलता है आप लोग के लाइक और शेयर से। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते चलें, आप लोग के लिए ही हम लोग करते हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए जो पहला क्वेश्चन है रामानुज से संबंधित है, मतलब अद्वैत विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी से, द्वैत फिलॉसफी से। तो देखो विशिष्टाद्वैत पूरी वेदांत फिलॉसफी, यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट बताऊंगा उसके बाद सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक बार आपको पूरी वेदांत फिलॉसफी की झलक रिवीजन हो जाएगी। तो जो वेदांत दर्शन है, आप लोग एक चीज़ देखिए, वेदांत दर्शन है जिसको बनाया था बादरायण ने, बादरायण ने। इनकी जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र के रूप में इनको ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ब्रह्म सूत्र में किन चीज़ों से संबंधित है वो देखिए। तो यहाँ जो संबंध है वह जीव और ब्रह्म के बीच का संबंध है। जीव और ब्रह्म के संबंध, बीच के संबंध को ही आधार बनाकर हर विषय वस्तु का मूल्यांकन किया गया है। देखिए एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि यहाँ जीव और ब्रह्म के जो संबंध है, जीव और ब्रह्म के संबंध है, वो सत्यकार्यवाद का जो सिद्धांत है, सत्यकार्यवाद का जो ये सत्यकार्यवाद का सिद्धांत है सांख्य दर्शन का है, सांख्य दर्शन का है। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, सांख्य दर्शन का है। अब यहाँ से हुआ क्या कि एक दूसरे से जीव और ब्रह्म किस रूप में जुड़ेंगे, इस भाव की व्याख्या करने में इन दोनों के संबंध को स्पष्टीकरण जहाँ पे हुआ वो है वेदांत दर्शन, जहाँ पर वेदांत दर्शन का स्पष्टीकरण हुआ। अब वेदांत दर्शन में स्पष्टीकरण हुआ जिनके संस्थापक बादरायण माने जाते हैं, ब्रह्मसूत्र के ग्रंथ है। इसके साथ कुछ और बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इसी जीव और ब्रह्म के बीच जो संबंध है उस संबंध को नए तरीके से मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। वह किस तरीके से मूल्यांकन किया गया है अब वो देखते हैं। जैसे शंकराचार्य, शंकर मानते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म के बीच में अद्वैत संबंध है, अद्वैत संबंध है, अद्वैत संबंध है। अद्वैत कहने का मतलब एक ऐसा संबंध है, पी में दिखाई देने वाली चांदी असत्य नहीं हो सकती है क्योंकि यह दिखती है। यह चांदी सत्य भी नहीं हो सकती क्योंकि जब हम सीपी को विधिवत देखते हैं तो यह वहाँ उपस्थित नहीं होती है। यह अवधारणा किसकी है? देखो एक चीज़ जरूर है कि आंसर जिसको आए वो दे सकता है, जिसे भी आंसर आए इस क्वेश्चन का वो आंसर दे सकता है। यहाँ पे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, शून्यवादी, सांख्यवादी, अद्वैतवादी, इसमें से किसका सिद्धांत है जिसे आए वह तुरंत बता सकता है। जैसे शीत में कहीं चमक रही है तो उसे हम क्या मोती समझते हैं, ठीक है। सीपी में चांदी की जो झलक होती है वह किसके कारण होती है? तो वह माया के कारण हमें दिखाई पड़ती है। अब माया के कारण दिखाई पड़ती है, माया नाम लिया, माया के नाम लेते ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा कि वह किसका होगा। शब्द पकड़ लो, भाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अद्वैत वेदांत में माया की झलक देखने को मिलती है और उसी से हमें उसका आभास होता है। और जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह आवरण हमें हट जाता है, आवरण हट जाता है। और जब आवरण हट जाता है तो हमें ज्ञान का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4।
चल बहुत बढ़िया। देखो अब बताओ, ब्रह्म सभी वास्तविकताओं में स्वतंत्र है, कुछ भी उसके समान अथवा उससे श्रेष्ठ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं अपने साथियों से कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 80% फिलॉसफी की एक खासियत होती है कि 80% क्वेश्चन का जवाब आपको उस क्वेश्चन के प्रश्न में ही छिपा रहता है। 80% क्वेश्चन का जवाब उसके क्वेश्चन के प्रश्न में ही छिपा रहता है। देखो तो ये कह रहा है कि ब्रह्म वास्तविकताओं से स्वतंत्र है, ठीक है, वास्तविकताओं से वह स्वतंत्र है कि ना। एक लाइन समझ लिए तो 100% वह समझ लिए, कुछ भी उसके समान नहीं है अथवा उससे श्रेष्ठ नहीं है, यानी श्रेष्ठता की पैमाना का इस पर है, चरमोत्कर्ष पे है, ठीक है। यानी एक तो होगा कि और एक यहाँ पे जीव है और ये है, अब ये श्रेष्ठ है, आदर्श है, यानी पूर्ण है, हम अपूर्ण है, तो ये भाव कहाँ पे होगी? भक्ति में ही दिखेगी। इस प्रकार की जो चाहत होगी, ईश्वर के प्रति बेकरारी होगी, वह चाहत कहाँ दिखेगी? भक्ति में दिखेगी। अब इसमें से देख लो भाई कि भक्ति में सबसे स्थान ऊंचा किसका है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी भक्ति में बेकरारी का मध्वाचार्य की है, भक्ति मार्ग के जो संस्थापक है वो है। आप लोग ध्यान से जिस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, उसी में आंसर छिपा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। शब्दों की सारगर्भिता को जो व्यक्ति पढ़ लिया, समझ लिया, ऑटोमेटिक उसका वो आंसर आराम से निकाल ले जाएगा। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मध्वाचार्य है। ये जो भाव की बात कर रहे हैं भक्ति के संदर्भ में। अब देखो यहाँ पे मिलाने वाला आ गया, या ऐसा क्वेश्चन है जो फ्री में नंबर देते हैं। फ्री में नंबर कहीं मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन में, और एक के साथ 4 कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। यह कंसेप्ट बेस्ड फ्री नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें से किसी को भी नहीं है, एक तो सबको आएगा। बताओ एक इसमें किसको आता है? अरे किसी को ये नहीं, पुरुष और प्रकृति की जो ज्ञान के संदर्भ में है, इतना तो सबको आता होगा कि इधर किसके संदर्भ में होगा, पुरुष और प्रकृति का संबंध किसका होगा, तो वो सीधा सीधा है कि वह सांख्य दर्शन का होगा इतना। और दूसरा है कि प्रस्थानत्रयी का संबंध किसका है, वह वेदांत दर्शन का। 2 हो गया, निकाल लो। 2 जिसको आ गया ऑटोमेटिक उसका आंसर निकाल ले जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इस 2 में ही इसका आंसर छिपा है। देखो वेदांत दर्शन प्रस्थानत्रयी है, यानी 4 का ए, यानी ए का 4 किस में है? 100% एक ही में है। ए का 4 एक ही में है, काम खत्म, उसके बाद देखना ही नहीं है। एक का डी किस में है? तो एक इसी में है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह 2 होगा। लेकिन एक चीज और है, अब यहाँ से देखो ये ना नया फैक्ट मिलता है, न्यू फैक्ट मिलता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक के साथ 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो कह रहा है कि बी का 3, मतलब यहाँ पे बी का 3, यानी बी का 3 कौन सा है? बी का 3 सो मीमांसा दर्शन का है। असंप्रज्ञात ये समाधि है, क्योंकि आप सभी पढ़े हैं कि योग दर्शन में, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। योग दर्शन में आप पढ़े हैं, छोटी सी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। योग दर्शन में 2 मार्ग हैं, एक को कहते हैं बहिरंग, एक को कहते हैं बहिरंग। वीडियो को लाइक शेयर करते चलो, तैयारी तो मैं 100% करवाऊंगा, और मेरा टारगेट है कि 73 क्वेश्चन आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन 100 में ला दिया ना, 53 पहुँच गया हूँ, 20 और 53 पहुँच गया हूँ, 20 और बढ़ा ले जाऊँ, उसी के संदर्भ में करने के लिए थोड़ा सा है। तो देखो अब मैंने बताया कि योग के 2 मार्ग हैं, बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग
अंतरंग क्या होता है? आंतरिक शुद्धि के संदर्भ में काम करते हैं। यहाँ पे 3 हैं, ध्यान, धारणा और तीसरा समाधि। समाधि, इसी समाधि की अवस्था में जाने के बाद आपकी चेतना, बहुत बढ़िया, सही। इतना तो लोग पकड़ लोगे ना तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें तो निकाल ले जाए। बेसिक चीज़ें जो जानेगा, मैं यही जितना मैं बात किया लड़कों से, उनसे बात करने पर एक चीज़ ये समझ में आया कि जिसको बेसिक चीज़ें पता है कि योग की बेसिक चीज़ें क्या हैं, मीमांसा दर्शन की बेसिक चीज़ें हैं क्या है, उनका कल्याण हो जाएगा। एक चीज़ और, वेस्टर्न फिलॉसफी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इस बार के जो पेपर हुआ है उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इस बार कोशिश हो सकता है कि करे। तुम देख के आए थे, तुम्हारा कितना क्वेश्चन लगभग सही है? तुम देख के आए हो, क्या ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? एक नई ट्रेंड ये शुरू किए हैं पैराग्राफ के आधार पर, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़े से पैराग्राफ की फिलॉसफी के कंसेप्ट वाली चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि अब वो, और एक चीज़ होनी भी चाहिए कि आप शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री लेने जा रहे हैं, उसके हैं आप जैसे ही कहते हैं कि मैं JRF क्वालिफाई है, समाज में एक सम्मान बढ़ जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग का एक टैग ठप्पा लग जाता है। डॉक्टरेट है तो आपकी बुद्धिजीवी वर्ग का ठप्पा लग जाता है। हमारे देश की विडंबना है कि 73% 74% साक्षरता शिक्षा एजुकेशन है, इसके बावजूद भी देखो ना, हमारे देश में सभी डॉक्टरों की संख्या मिला दी जाए, PhD वाले और MBBS वाले, तब भी मात्र पूरी जनसंख्या के 2% ही, मात्र 2% लोग ही, हाँ बढ़िया, देखो 2% ही लोग डॉक्टरेट हैं। तो आप तो VIP कैटेगरी के हैं ना, 2% लोग। जब यहीं पे शिक्षा ही हमारी ऐसी बना दी गई है ना कि हाईली एजुकेटेड होते ही नहीं लोग हैं, और जहाँ हायर एजुकेशन लेंगे वहाँ भी चीज़ें होती हैं। तो जब तक, और देखो किसी भी देश की शिक्षा का मान और सम्मान, गौरव बढ़ता है वहाँ के रिसर्च से, और जब रिसर्च में लड़के ही नहीं जाएंगे तो कहाँ से बढ़ेगा? यही दशा है कि आज भारत की यूनिवर्सिटियाँ 100 में भी नहीं आ रही हैं, बहुत बुरी दशा है। तो इस तरह के अंतरंग और बहिरंग की बात कर रहे थे। अंतरंग की आप बहिरंग की बात जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक है। यानी 1 2 3 4 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो इन 5 में ही क्या मिलता है? बहिरंग मिलता है। बहिरंग कहने का मतलब कि बाहरी शुद्धिकरण का भाव। जहाँ बाहरी शुद्धिकरण का भाव हो, वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर तो करते चलो भाई, इतनी तो कष्ट कर सकते हो। फिलॉसफी ग्रुप में जितने लोग भी हैं सब में शेयर करो और सभी लोग देखें और क्वेश्चन का जवाब दें। इससे अच्छी तैयारी कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि जो भी चीज़ें हैं कंसेप्ट विथ फैक्ट भी बता रहा हूँ। इस जब सफल होना है तो टूट के मेहनत करो, ठीक है। पढ़ो, जब जूलॉजी JRF की कोई चीज़ें आती है तो पढ़ लो। देखो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इन चीज़ों में जितने लोग हैं बस इतना तो कर दो यार कि वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, शेयर करते चलो। और देखो आंसर जिसको आता है जवाब दे। हम वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने प्रूफ बताया भी ना कि जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं डंका की चोट पे पढ़ाते हैं, और चले ठोक के बोलता हूँ
कि लेबल से पढ़ाऊंगा, लेबल तरीके से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब देख लो किस तरीके से है। अब देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि के दो हैं, संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। यही असंप्रज्ञात समाधि यहाँ पर दिया गया है, यानी योग दर्शन की ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है स्कंद को सही क्रम में प्रस्तुत करिए। स्कंद मतलब 5। यह बौद्ध दर्शन का क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ आत्मा के संदर्भ में कहा गया है, आत्मा 5 स्कंदों का समूह है। आत्मा क्या है? आत्मा 5 स्कंदों का समूह है। यह बौद्ध दर्शन से 3 चीज हमेशा तैयार रखना। क्या? 12 कड़ियों का क्रम। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि नहीं, बताओ, जो इस बार दिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा दोस्त। कम से कम सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी फिलोसफी के स्टूडेंट हैं उन सबको लाभ मिले। सब लोग जुड़ो और उन्हें मैसेज करो कि डेली 12 बजे से मेरी क्लास होती है। अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और क्वेश्चन के साथ आपके पूरे कंसेप्ट डिस्कस हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या चाहिए यार, फ्री में इतनी चीज़ें मिल रही, उसका लाभ लो ना। देखो अब देखो कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में आत्मा के संदर्भ में कहा गया है कि 5 स्कंदों के समूह को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। तब पूछ रहा है कि आत्मा में ये 5 स्कंद में आते क्या हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये चीज़ें तो आते हैं, लेकिन क्रम पूछ रहा है। क्रम पूछ रहा है कि क्रम कौन सा होगा। ये हमेशा याद रखना, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यही क्रम है। एक मैंने बोला ना, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और क्रम। लाइक और शेयर तो बस कितना तो कर दो। इन्हें यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3। एक ट्रिक बताते हैं, इसका ना एक ट्रिक है, याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप बढ़ी, सर के विज्ञान। तो जैसे बनाना हो ट्रिक से बना लो। रूप RVSS भी, तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे है कि जरा मरण जाति का एक ट्रिक है, उसे भी याद कर सकते हो। जैसे स्वतः प्रमाणवाद है, परतः प्रमाणवाद का भी ट्रिक है। जैसे मीमांसा दर्शन का देखते हैं तो मीमांसा दर्शन को कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्वतः प्रमाणवाद, परतः अप्रमाणवाद। तो ये जो ट्रिक है ना, इसके ट्रिक को खुद बनाओ। मैंने ट्रिक का तरीका बता दिया। MSP, स्वतः प्रमाणवाद, परतः प्रमाणवाद, 90% लोग गलती करते हैं। तो इस 90% गलती ना हो तो आपको करना क्या है कि इसी तरीके से, जैसे मीमांसा दर्शन का है कि MSP, मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाण और परतः अप्रमाणवाद को मानता है। इसका भी ट्रिक है, आप बना के आराम से याद करिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3। जिसको भी फिलॉसफी ऑप्शनल आपके ग्रुप में पढ़ना है, एडमिशन की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो अपने ग्रुप में ये भी नंबर सेट कर दो, 7827606153। उसमें जितने जूनियर हैं और सीनियर में कोई भी चीज़ें हैं, वह फिलॉसफी पढ़ना चाहता है, न केवल UGC नेट के लिए बल्कि IAS PCS के लिए भी, IAS PCS के लिए भी, तो वह पढ़ सकता है। 3 महीने का कोर्स रहेगा, वो पूरी की पूरी मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना, ये सारी जो ये क्वेश्चन हैं आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। यानी 2005 से लेकर 2020 का सॉल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएगा।
ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बुक्स मेरी खुद है फिलॉसफी पे, मेरी 5 बुक्स चौखंबा से पब्लिश हो चुकी हैं। अब एक यूजीसी नेट के लिए मैं सोच रहा था, क्योंकि इस तरीके से कोई अब तक काम नहीं किया है। मैं कोशिश यदि कर दूं तो मुझे लगता है कि फिलॉसफी में जो अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है कि स्रोत नहीं है किस तरीके से रिवीजन करें, तो वो ख़त्म हो जाएगा, सभी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अब तक जितनी भी किताबें हैं ना, ट्रेडिशनल पोर्शन पे ही है। जो भी किताबें हैं ट्रेडिशनल पोर्शन पे है, और ट्रेडिशनल पोर्शन पढ़ने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर समय लगेगा, बनाना है तो मेरे पास बना हुआ है तो सबको दे, अपना है सब यूज करे। यानी देखो आकार वस्तुओं से पृथक नहीं है। देखो बहुत ही अच्छा, इतना जो पकड़ लिया उसका आंसर आ गया। ये केवल शब्द जो पकड़ लिया ना, वो 100% इसका आंसर पकड़ लिया। आकार वस्तुओं से पृथक नहीं है, बल्कि उसमें अंतर्निष्ठ है। वे इंद्रियातीत नहीं बल्कि अनुस्यूक्त है। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित किस ग्रीक दार्शनिक में, किस ग्रीक फिलोसोफर में इस प्रकार की अवधारणा दिखाई पड़ती है कि आकार के संदर्भ में देखें तो मैटर और फॉर्म, मैंने कहा ना कि केवल शब्द पकड़ो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैटर और फॉर्म का कंसेप्ट किसके दर्शन में है? मैटर और फॉर्म का कंसेप्ट किसके दर्शन में है? आप लोग बताएं, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बेसिक जिसे आता है फिलोसफी का, ABCD भी आता है, वो भी निकाल ले जाएगा। बताएं कि मैटर और फॉर्म का कंसेप्ट किस में है, तो वो दिखाई पड़ता है अरस्तु में। जब अरस्तु में दिखाई पड़ता है तो 100% इसका बहुत बढ़िया अरस्तु में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो C हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते हैं, मिल रहे हैं इस बार में। जब इस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 तरीके के ना, एक नया आविष्कार किया गया है पैराग्राफ। इस बार के जो लड़के बता रहे थे पैराग्राफ के आधार पे क्वेश्चन, और दूसरा जो तरीका है ये वाला, और तीसरा जो अब ये जो नहीं है, ये वाले क्वेश्चन की डिमांड कम होती जा रही है। अब ये वाले क्वेश्चन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन की डिमांड बढ़ती जा रही है। जब इनकी डिमांड बढ़ रही है तो इन्हें कैसे हल किया जाता है? देखो जानते सभी हो, सभी लोग ऐसे, एक चीज ये नहीं है कि लगभग 90% लड़के इसको जानते हैं, लेकिन एनालिसिस करने में गलती पीट जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया मुझे पता है दोस्त, क्योंकि जितने भी एक देख के आया मेरे बगल में रहता है उसको मैं पढ़ाता हूँ, तो कह रहता भैया पूरी की पूरी इस तरीके के क्वेश्चन की भर मारे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूँ। जैसे है संकल्पनात्मक ज्ञान ही विशुद्ध ज्ञान है। संकल्पनात्मक ज्ञान अनुकूल आदर्श अथवा अमूर्त वस्तुओं की यथार्थता के लिए आवश्यक नहीं होता है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो एक चीज ढूंढना, गलती कौन है, गलती कौन है। पहला हाथ जोड़ के करना है कि गलती कौन है, पहले गलत निकाल लो। जहां गलत निकाल लिए, देखो समस्या इस क्वेश्चन में तब आती है जब दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, तब दिमाग लगता है, और 90% क्वेश्चन एक में एक गलत एक सही देता ही है। तो पहले ये चीज़ करना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले ये ध्यान देना कि गलती कौन है, गलती छांट लो, आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं, संकल्पनात्मक ज्ञान अनुकूल आदर्श अथवा अमूर्त वस्तुओं की यथार्थता के लिए आवश्यक नहीं होता। ये भाई गलत है, ये भाई गलत है। यानी इतना जब पता है तो ऑटोमेटिक आंसर आपको निकल गया। देखो कौन सा आंसर निकला, आप आर गलत है। आर कहाँ गलत है? एक ही में गलत है, एक ही जगह गलत है, ऑटोमेटिक आंसर निकल गया। केवल गलती निकाल लोगे ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। अब देखो ये सांख्य दर्शन में और सांख्य और योग में, सांख्य और योग को में 25 तत्वों के आधार पर सभी विषय वस्तुओं का मूल्यांकन किया गया है, जहां पुरुष और प्रकृति
आपस में मिलकर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। यहाँ प्रकृति क्या करती है, मैटर तैयार करती है, जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष ड्रामा करता है और सृष्टि का निर्माण होता है। इस तरीके से याद रखो, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखो, ये जो प्रकृति है वो हमेशा जड़ होती है, ठीक है, जड़ होती है, ठीक। और पुरुष क्या होता है, वह चेतन होता है, ठीक है। प्रकृति क्या होती है, वह जड़ होती है, पुरुष क्या होता है, या चेतन, चेतन होता है। इतना पता है, देखो ऑटोमेटिक आंसर इसका निकल जाएगा। पुरुष हमेशा क्या, जहाँ जहाँ जड़ है काट दो, यहाँ भी जड़ है, यहाँ भी जड़ है, काट दो, काम खत्म। अब बचे दो, अचेतन तो होगा नहीं, ठीक है, अचेतन तो होगा नहीं, चेतन है, यानी चेतन है तो काम खत्म, चेतन का आंसर। क्वेश्चन को हल करने का ना पहले ट्रिक समझ लो, जो ट्रिक समझ लिया वो थोड़ा भी पढ़ेगा तो ज़्यादा कर ले जाएगा। जो हम उसको बेसिक भी थोड़ी बहुत पता होती है ना, वो आराम से कर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो आराम से इसका निकल, फ्री में नंबर देने वाले क्वेश्चन है। ऐसे अब क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। जो अभी बता रहा था कि 5-6 ही क्वेश्चन इस तरह के थे, तो वो यथार्थता है। अब ट्रेंड इस पे चल गया है, इस वाले पे ट्रेंड चल गया है। अब देखो ये दमदार क्वेश्चन है। पूरी मध्यकाल पाश्चात्य जगत के मध्यकाल का है, पाश्चात्य। अब एक चीज जानते हो कि पाश्चात्य जगत में 3 ही दार्शनिक है। इनका एक कोड याद रखना, नैतिक बताते हैं। पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को समझने का 3 आदर्श वाक्य हैं, 3 आदर्श वाक्य, ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिक जानोगे। यानी ये प्राचीन है, यह मध्यकाल है और यह आधुनिक काल है। तो देखो ये मेरी ही किताब में मिलेगा। प्राचीन काल का क्या है, आश्चर्य करो तो जानो, आश्चर्य करो तो जानो, यानी यहाँ पे ज्ञान का आधार क्या हुआ, आश्चर्य के आधार पर है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, पहले यूरोप में हुआ क्या कि लोग जंगल झाड़ की वजह से बड़े बड़े लोहे के जूते पहनते थे। तो गाय भैंस चराने वाले चरवाहे थे, तो वो जाते थे तो कहीं चिपक गया पैर, तो वो कहते थे यहाँ भगवान है, यानी भगवान है। अरे वहाँ भगवान नहीं है, वह चुंबक है। तो आश्चर्य हुआ, तो उसको वो खुदाई किए, तो वह जाने कि नहीं ये चीज़ें हैं। तो ये भाव था थेल्स से लेकर सुकरात के समय तक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु में भी ये भाव था। यह बात सही है कि वास्तविक रूप से पाश्चात्य जगत में 2 ही दार्शनिक ही हुए हैं, प्लेटो और अरस्तु। सब उन्हीं की टीका टिप्पणी करते रहे। हमारे यहाँ तो हर चीज़ नया खोल के पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखो, आश्चर्य करो तो जानो, प्राचीन काल का है। मध्यकाल में है क्या है, श्रद्धा करो तो, श्रद्धा करो तो जानो। श्रद्धा मतलब एक प्रकार की विश्वास की चरमोत्कर्ष शक्ति होती है। महर्षि अरविंद श्रद्धा के ऊपर 350 वर्ड की किताब, 350 पेज की किताब लिख दिए। और वास्तविक रूप से श्रद्धा है क्या, आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। देखो श्रद्धा क्या है कि जब हम विश्वास की चरमोत्कर्ष अनुभूति पे पहुँच जाते हैं कि यही ही हो ही सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है, उस भाव को, उस विश्वास की प्रगाढ़ता का नाम ही है श्रद्धा। यानी श्रद्धा यानी ईश्वर में इतने ये तल्लीन थे कि ये मान के चलते थे कि सब कुछ ईश्वर ही करता है, ईश्वर के ही द्वारा होता है। उस समय पादरियों की, यहाँ ईसाई धर्म के जो मेन पुजारी होता है वो पादरी होता है। तो इनकी बोलबाला इतना था कि कहते थे कि पैसा दो, मैं तुमको सीधा डायरेक्ट स्वर्ग पहुँचा दूंगा। यानी पैसा लेके भगवान के यहाँ कनेक्शन था। काश ऐसा होता तो स्वर्ग में भारत के कुछ लोग जरूर होते हैं। पंडित जी लोग झूठ मूठ के घंटा हिलाते हैं, कोई फायदा ही नहीं होता। यह भाव था। इसमें 3 दार्शनिक है, अंगस्टाइन जिसे आयाटीन बोलते हैं, अंगस्टाइन, एंसेलम और एक्विनास। इन्हें
धर्म दर्शन का वैद भी कहा जाता है। धर्म दर्शन का वैद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहले व्यक्ति थे जो धर्म और दर्शन दोनों को अलग अलग करके मूल्यांकन करने का प्रयास किए थे। तो ये कह रहे हैं कि सेंट एंसेलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने आस्था की सत्यता के लिए आवश्यक कारणों को जानने का प्रयास किया। मैं, दूसरा स्टेटमेंट है, मैं समझने के लिए विश्वास करता हूँ। एक इन यहीं से निकल के आया। चर्च स्वर्ग का टिकट बेचते थे, आओ पैसा लेके आओ, मैं तुझे स्वर्ग भेज देता हूँ। तो ये भाव था। अब देखो, मैं समझने के लिए विश्वास करता हूँ। ईश्वर से हमारा अभिप्राय है कि इससे ज़्यादा व्यापक नहीं हो सकता है। इन तीन कूटों में से छांटना है कि कौन सही है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऐसे प्रश्न जब आए, और तीसरा कोड लिख लो, आश्चर्य। यहाँ पे आधुनिक काल का तो शक करो तो जानो, शक करो तो जानो, शक करो तो जानो, ये तीनों भाव हैं। और ये तीनों कंसेप्ट जिसे पता है वह ऑटोमेटिक पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी का आइडियोलॉजी उसे समझ में आ जाएगा। अब इन देखो तीन कथन है। अब इसमें से ना देखो, पहले तो वो छांट लो जो गलत है, एक ऐसा निकाल लो जो गलत है। दिखाई पड़ रहा है ईश्वर से हमारा अभिप्राय है कि इससे ज़्यादा व्यापक नहीं हो सकता। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें गलत वाली बात नहीं है, इसमें तीनों सही है। और तीनों सही कहाँ है? तो केवल एक जगह, 1, 2, 3 को विकल्प नंबर 4 में तीनों सही है। तीनों के आधार पर ही हर विषय वस्तु का निर्धारण किया जाएगा। आप सभी लोगों से नम्र विनती है कि कल की क्लास में आप लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें।